अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का आपका दिन जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत उसका आगाज़ हुआ होगा। तो जनाब आज भी हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जज्बाती और जो ज़हनी सुकून है ना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। टॉपिक है हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस होता है। हम जब किसी ताल्लुक़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं या उसमें जी रहे होते हैं ना, तो ये एहसास करना मुश्किल होता है कि ये ताल्लुक़ कैसा है हमारे लिए, हमारी ज़ात, हमारे मुस्तक़बिल पर इसका क्या असर हो सकता है। मगर एक बार आराम से तसल्ली से ये सोचें तो बहुत सी बातों का हमें पता चल सकता है। हम सब जानते हैं कि जनाब ज़िंदगी में कुछ रिश्ते हमारे दिल को खुशी इत्मीनान देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं रिश्ते जिनसे हमें एक मुसलसल जज्बाती तकलीफ़ मिल रही होती है। बात तो यहीं पर वाज़ेह हो गई है, मगर इंसान एक भरम के लिए ना अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ता। इंसान चाहे कितना ही समझदार क्यों ना हो, कह लें कि आखिरकार तो एक जज्बाती वजूद ही है ना। जज्बातियत उसकी एक अज़ली सिफ़त है और यही वजह है कि वो अपने प्यारों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देने को हम वक्त तैयार रहता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो ताल्लुक़ हमारे जज्बात का इस्तेहसाल करें उसके लिए एक हद तक ही कुर्बानी देनी चाहिए। इस बात से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि जनाब क़त्अ ताल्लुक़ी को बहुत मामूली सी बात है या क़त्अ ताल्लुक़ी कर लें, इससे घबराना नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश यही है कि जनाब आप ख़ुद समझें कि कौन कितना डिज़र्व करता है आपकी ज़िंदगी में रहना। ये ताल्लुक़ किसी भी किस्म का हो सकता है, तो आप ख़ुद उस नज़ाकत को समझें कि क्यों ऐसी सूरत में अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने जज्बात आप बर्बाद करना मेरे ख़्याल से हमाकत ही कहलाता है। अंग्रेज़ी के एक शायर हैं, उनका बड़ा मशहूर एक जुमला है कि अच्छा ताल्लुक़ वो है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे को उजालों की तरफ लेकर जाएं, यानी कि रोशनी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अंधेरों में धकेलें। तो जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप सामने वाले को तो ज़िंदगी के उजालों या रंगीनियों की तरफ लाना चाह रहे हैं, जबकि सामने वाला चाहते ना चाहते हुए भी उसके बरक्स है, तो ऐसे ताल्लुक़ को बरकरार नहीं रखना चाहिए। ना सिर्फ ये आपके लिए ज़रूरी है बल्कि सामने वाले के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा की अज़ियत सह लेना बार बार की ज़हनी अज़ियत से बहुत बेहतर होता है। तो वैसे भी ख़ुद सोचें कि ऐसे ताल्लुक़ के लिए मेहनत करना का आखिर क्या नतीजा है या क्या फ़ायदा ही होगा आपको। अक्सर हमें ये भी गलतफ़हमी रहती है कि जनाब कुर्बानी देना या ताल्लुक़ को निभाना मोहब्बत और भाईचारे का सबूत है। होगा, बाज़ लोग तो इसे ज़िद बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और ये बात बाज़ औक़ात दुरुस्त भी साबित होती है, मगर हमेशा नहीं होता है ऐसा। क्योंकि सच ये है कि हक़ाइक़ हर बार एक से नहीं होते हैं, हर बार एक सी सिचुएशंस आपको नहीं मिलती हैं। और अगर इसे मज़ीद आसान करूँ तो यूँ समझे कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं वो दरअसल हमें जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़ात में टॉक्सिसिटी पैदा होना शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आप ख़ुद सोचें कि ऐसे ताल्लुक़ में जिससे आपको ना खुशी मिल रही है, ना मोहब्बत मिल रही है और ना ही एतमाद मिले, उसका एट दी एंड क्या रिज़ल्ट होगा। उससे टॉक्सिसिटी आपकी मज़ीद बढ़ेगी ना, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों का नुकसान होगा। ऐसी सूरत हाल में माफ़ करना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन बार बार उसी गलती के ऊपर माफ़ करना सही नहीं है। वो फिर उनकी आदत होती है। गलती एक दफ़ा होती है, दो दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती है। तो इस हवाले से भी आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी में हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स कौन से हैं और आपने किन के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हमने आगे बढ़ना है और जनाब आप कुछ बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, ख़ास तौर पर बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है या ब्रेन डेवलपमेंट होती है उसमें बात करनी है। आजकल आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी अगर बच्चे मौजूद हैं या नहीं भी हैं तो इर्द गिर्द आपने ये मंज़र ज़रूर देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है,
इवन दो कि 2-3 साल का भी, तो उसे भी फ़ोन होल्ड करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। इवन दो कि वो ख़ुद भी पोइम्स कौन सी लगानी है वो उसको भी स्क्रीन के ऊपर टच करके लगा लेता है। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा जो हैं कह लें कि तेज़ हो रहे हैं। अब हमारे घरों में क्या होता है कि माएँ जो हैं उन्होंने और भी घर के काम करने होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलें बच्चों को हम लोग स्क्रीन दे दें, मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें या दूसरे टैबलेट्स या गैजेट्स पकड़ा दें, तो वो उसमें मसरूफ़ रहेंगे और हम अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे देंगे। अब जो बच्चे जब जिस एज में उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी में हम उनको ऐसा कंटेंट दिखा रहे होते हैं जो उनकी कह लें कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकती है, तो उनको मुतासर भी कर सकती है। तो कार्टून्स, राइम्स, पोइम्स हम उन्हें दिखा रहे होते हैं, तो वो कंटेंट किस तरह बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कह लें कि हार्मफुल, नुकसानदेह हो सकता है, हमने उस पर बात करनी है। और क्या इतने छोटे बच्चे को हमें उस वक्त ये स्क्रीन दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इफ़रा सैयद मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इफ़रा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इफ़रा, बच्चों के हवाले से हमने बात करनी है, बिकॉज़ ये वो एज है जब बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये वो भी एज है कि जब बच्चों का जो ब्रेन है वो क्लीन स्लेट की तरह कहते हैं कि होता है, और उसके ऊपर अब ये वो स्टेज आती है जिसमें आप कुछ भी अपने तौर पर लिख सकते हैं, ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स होते हैं। हम तो उन्हें फ़ोन दे के एक साइड पे बिठा देते हैं कि चले हम अपने काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से कर लें, और बच्चा जो है ना वो देखता रहे, पोइम्स देखता रहे, राइम्स देखता रहे या फिर कार्टून्स देखता रहे। क्या ये उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट पर नुकसानदेह साबित हो सकती है? अच्छा देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि पहली दरसगाह बच्चे की माँ की गोद है, ठीक है। तो लर्निंग तो उसकी 0 डे से स्टार्ट होगी, द डे ही इज़ बॉर्न उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी है, ठीक है। अब होता ये है कि हमने अपने जो एनवायरनमेंट होता है उस पर बहुत डिपेंड कर होता है कि आप बच्चे को कितना सेफ़ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। कि बच्चे के इर्द गिर्द में क्या मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, क्या टीवी का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, क्या कोई ऐसी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है जिसकी वजह से जो बच्चा, क्योंकि बच्चा देखें आप बच्चे को ऑर्डर करके नहीं बता सकते। 18 माह का बच्चा, 3 साल का बच्चा, इवन 5 साल के बच्चे को भी आप डांट के, ऑर्डर दे के आप उसको चीज़ें नहीं समझा सकते। आपने इमिटेट करना, वो इमिटेट करता है बिहेवियर, राइट। वो आपको देखेगा और फिर वो बिहेवियर उसको फॉलो करेगा। स्क्रीन टाइम में क्या होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ उनका कांटेक्ट आ जाता है, स्पेशली गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि 18 मंथ्स ऑफ द एज तक आप बच्चों को नो स्क्रीन, अच्छा, ठीक है, 0 स्क्रीन उनका टाइम होना चाहिए। ओके। आफ्टर 18 मंथ्स क्या होता है कि आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं कि जैसे आपके बहुत ब्लड रिलेशंस हैं और आपने बच्चे से वीडियो कॉल में बात करवानी है, तो हाँ उस तक तो ठीक है, बट गिविंग चाइल्ड द मोबाइल, उसको वो इतना अथॉरिटी दे देना कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दे, कुछ भी कार्टून्स लगा ले, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला ये कि लर्निंग डिले हो जाती है, आपका लैंग्वेज डिले हो जाती है, क्योंकि जब आप बच्चा कार्टून्स देख रहा है तो समटाइम्स ये होता है, बहुत से कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें लिपसिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, बस पीछे साउंड्स आ रही होती हैं, तो बच्चे को वो लिपसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अच्छा, ठीक है। उसको होता है कि बस ठीक है, मतलब उसकी लर्निंग, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत देर से उसके पास आती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक बच्चा है, अब 18 माह का बच्चा है, तो हम उसको कहें बोलो मामा, ठीक है, वो बोलेगा मामा, फिर हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, वेरी गुड, एक्सेलेंट, हम उसका बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वीडियो देख रहा है और पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, तो हम इसको वीडियोस दिखाते हैं कि बोल ले, तो आपको लगता है वो बोलेगा, उसका बिहेवियर रीइंफोर्स ही नहीं हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें ये चीज़ आती है कि बच्चा चलना लेट शुरू करता है, क्योंकि बच्चा मोबाइल की स्क्रीन के साथ उसका इतना कांटेक्ट आ जाता है कि वो चीज़ें, वो उसके अंदर एक सेंसरी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से खौफ पैदा हो जाता है उसका चलने का, क्योंकि वो बैठ के स्क्रीन के साथ उसका इतना कांटेक्ट होता है कि उसका ये खौफ आ जाता है कि यार मैंने चलना, उसने लेट शुरू करना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है तो एग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चे एग्रेसिव बहुत हो रहे हैं जी, क्योंकि उनका स्क्रीन का यूजेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन है इतना, इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट आ गई इतनी, ठीक है। इवन आप हमें एल्डर्स को भी देखें कि हम अगर स्क्रॉल करते रहेंगे इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी सोशल मीडिया ऐप हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और हमारा जो ब्रेन है इतना है, हमारी इंफॉर्मेशन हम इतनी डाल रहे हैं, तो हम एंग्शियस हो जाएंगे कि हमें एक टॉपिक के बारे में भी सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये सारे इन मामलात में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी मुतासर हो रही होती है, वो बहुत अफेक्ट हो रही होती है। वो तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि डे 1 से
आप बच्चे को जो इन्वायरमेंट दे रहे हो वो बहुत बच्चे के ऊपर आप पे डिपेंड करे कि आप बच्चे को किस इन्वायरमेंट में रख रहे हो और उसकी आप ग्रूमिंग कैसे उस इन्वायरमेंट में कर रहे हो। और स्क्रीन टाइम तो इट्स लाइक यू आर गिविंग अ पॉइजन विद योर ओन हैंड्स टू योर चाइल्ड, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, बाहर अमेरिका में या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये होता है कि बच्चे को ज़ीरो स्क्रीन टाइम देते हैं वो लोग, और बच्चे का इतना एक्सपोजर करवाते हैं ना बाहर की चीज़ों से, उसको नेचर में लेके जाएंगे, उसको लोग दिखाएंगे, मिलवाएंगे, पार्क्स में लेके जाएंगे, एनिमल्स दिखाएंगे। हम लोगों ने बच्चों का ये एक्सपोजर ख़त्म कर दिया, उनको घर में एक छोटी स्क्रीन दे के उसमें उनको दुनिया दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। आप अमेरिका ठीक है आप नहीं जा सकती, डोंट गो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गो आउट ऑफ योर होम, ठीक है, यू कैन टेक योर चाइल्ड टू पार्क, यू कैन टेक योर चाइल्ड टू द लॉन। आप बाहर उसके कोई पेंटिंग एक्टिविटी रख लें, कोई आप हेल्दी एक्टिविटी रखें, कोई उसको प्लांट्स के बारे में बताएं, उसको बर्ड्स के बारे में बताएं, उसको लीव्स के बारे में बताएं। इतनी चीज़ें हैं कि हम उसको ऑल्टरनेट ला के एक स्क्रीन के उसको हम लिमिटेड कर देते हैं। वो हमारी अपनी भी गलती है ना, क्योंकि हमने खुद को भी अपने उसके साथ ही लिमिटेड किया हुआ है ना, हम खुद भी बाहर एक्सपोजर लेने नहीं जाते। और एक बहुत अहम ये चीज़ होती है कि हम खुद बच्चे को मना करें कि डोंट यूज़ मोबाइल, बट लेकिन हम खुद बैठ के उसके पास यूज़ करें तो वो क्या सीखेगा? फिर वो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि खुद तो यूज़ करे, मतलब ये मुझे कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरा आजकल मैंने ये भी देखा है कि बच्चे कार्टून्स देखकर ही खाना खा रहे होते हैं। ये हैबिट डेवलप हो गई हुई है हर बच्चे के अंदर, हर घर में मैंने ये देखा है कि उन्होंने सामने मोबाइल फ़ोन या गैजेट जो भी टैबलेट यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर कार्टून्स या कुछ भी लगा होता है और देन वो खाना खा रहे होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए, और साथ क्या उनकी जो जिस्मानी सेहत है उसके लिए भी नुकसान ना सिर्फ उनको ये चीज़ मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही होगी बल्कि उनको फिजिकली भी करेगी। और तीसरा, उनके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हो रहे। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि मैं पराठा कबाब खा रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसे, बिकॉज दे आर सो इन्वॉल्व्ड इन द कार्टून्स। जो पड़ा हुआ है सामने वो तो उनको पता ही नहीं क्या खा रहा हूँ मैं, वो बस खा रहे हैं क्योंकि कार्टून्स लग गए हैं सामने। ठीक हो गया। तो आप देखें, हम लोगों ने ना दस्तरखान लगाना छोड़ दिए हैं, हम लोगों ने डाइनिंग टेबल्स पे बैठ के इकट्ठे खाना छोड़ दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो बहुत सफ़र हो रही है एज़ कम्पेयर टू हम जो पुरानी जनरेशन थी। अब हम पुरानी जनरेशन के हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उस लिहाज से अपनी लाइफ में एक दस्तरखान देखा है, बैठते थे, खाना खाते थे, मोबाइल का या टीवी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पर अब आजकल का बच्चा नहीं देखेगा क्योंकि आपने उसको कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। इट्स यू, देखें बच्चे की गलती नहीं है, इट्स यू, इट्स ऑन यू। आप बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप बच्चे को मोबाइल से एक्सपोजर करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जब आपने देखा होगा कि जब बच्चा खाना इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि नवाला मुंह में ही है, वो उसको च्यू ही नहीं कर रहा है और माँ कह रही है जल्दी खाओ जल्दी खाओ, वो कैसे खाएगा जल्दी? आगे आपने हाई एक्सपोजर चीज़ जो रख दी है। क्या करें, बच्चे नहीं खाते हैं ना, वो कहते हैं जब तक हमें वो नहीं दिखाएंगे, आप फोन नहीं दिखाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। ऑल्टरनेटिव इसके ये क्या ऑल्टरनेटिव उस वक्त क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव इसके ये हैं कि आप बुक रीडिंग करें टेबल पे बैठ के। अच्छा, आप हेल्दी कम्युनिकेशन करें बच्चे के साथ टेबल बैठ के। आप आहिस्ता आहिस्ता, अब जिन भी पेरेंट्स ने आदत बनाई हुई है वो इसकी ये आदत को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ें। ठीक है, पहले आप उसको बैठें उसके साथ, खुद खाना लेके बैठें, पूरी फैमिली बैठे, दस्तरखान लगाएं, एक कॉन्सेप्ट दें बच्चे को, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जो बिहेवियर बच्चे का पिछले 2 साल से ख़राब है कि वो एक ही दिन में, वो इवन एक महीने में भी नहीं आप कर सकते। यू विल टेक अनदर 2 years क्या बच्चे में वो बिहेवियर इंस्टिल करें। अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, एक स्टेप तो आपने उठाना है, ठीक है, 1 step टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी विल लीड्स यू टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। तो ये होता है कि आप दस्तरखान लगाएं, आप बुक रीडिंग करें, आप ज़माने की बात करें, दुनिया की बात करें, उनकी बात सुनें, ठीक है, उनसे बात पूछें, इस तरह करके ना आप उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाएं बच्चों के साथ। और अगर बच्चा बहुत देखें, आप बच्चे की एक जिद मानेंगे ना, कहेगा अच्छा ठीक है, मैं रोया था, मुझे मामा ने या बाबा ने, आगे भी यही प्रैक्टिस जो है ना कंटिन्यू उसको पता चल जाता है कि यार उसका एक बिहेवियर वो ये शो करता है, उसकी जिद पूरी हो जाती है। उसकी जिद पूरी ना करें, उनको समझाएं प्यार से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर हमने एक बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं ना, हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो हमें खुद भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि अब जो अभी जिनके बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं वो पुराने ज़माने वाले, पुरानी जनरेशन है। अब जो जनरेशन है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई चीज़ों की और पेरेंट्स बहुत ट्राई करते हैं कि बच्चों को कम स्क्रीन टाइम मिले, लेकिन फिर भी देयर आर मदर्स, देयर आर फादर्स जो घर के स्ट्रेसेस की वजह से, जो हस्बैंड वाइफ अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या इन लॉस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो बच्चों को स्क्रीन पकड़ा के कमरों में भेज देते हैं। अच्छा, चले, अगर हमने बच्चे को अगर देनी भी है, अगर स्क्रीन का यूजेज अगर कराना भी है, तो एक दिन में हमें कितना करवाना चाहिए और कौन सी एज से कराना चाहिए? उस एज से पहले तो बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट हमने स्क्रीन से बच्चे का कराना। देखिए, हज़रत अली का कौल है कि पहले 7 साल ना तुम
बच्चे के गुलाम बन के रहो, ठीक है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच्चे की हर फरमाइश पूरी करो। जो चीज़ उसके लिए गलत है वो उसके लिए उसको प्यार से समझाओ, उसको मार के या शाउट करके वो चीज़ ना समझाओ, क्योंकि उसने समझना नहीं है। हमने तो उस पॉइंट पे शाउट कर लेंगे, हम उस पॉइंट पे उसको मार लेंगे, तो वो बिहेवियर समझेगा नहीं, क्योंकि उसने कल वो बिहेवियर दोबारा शो करना है उस बच्चे ने, ठीक हो गया। तो हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर वो मोबाइल की बहुत ज़िद कर रहा है, क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं वो इन द लॉन्ग टर्म है, आपका बच्चे का स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा बहुत एंग्शियस हो रहा है, और आजकल हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत यंग एज में देखने को मिल रही है। बहुत यंग बच्चा डिप्रेशन एंग्जाइटी के साथ आ रहा है, बहुत यंग बच्चा डायबिटीज़ के साथ आ रहा है। 17+ बच्चे को डायबिटीज़ हो रही है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो खेल रहा नहीं है, वो दोस्त नहीं बना रहा है, सोशलाइज नहीं कर रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के साथ उसका कनेक्शन, वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कैसे बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, या वो कैसे कल को ग्रो कर भी जाएगा तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एक घर से एक इन्वायरमेंट उसका प्रोड्यूस करें। अच्छा, एक बहुत बड़ी शिकायत ये आती है कि जो बच्चा है वो स्कूल में अच्छा नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा होता स्टडीज पे, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। क्योंकि देखिए मोबाइल जब हम खेलते हैं ना, हम एक गेम के बाद दूसरी गेम, पसंद नहीं आ रही तीसरी गेम, पसंद नहीं आ रही पांचवी गेम। हमारे टाइम में बहुत लिमिटेड टीवी होता था, हमें पता था कि पीटीवी पर ये वाले कार्टून, ये वाले ड्रामाज या ये वाली मूवी आनी है तो वही देखनी है, और हम मुस्तकी थे कि ये बारबी के कार्टून्स लग गए हैं, ये सिंड्रेला के लग गए, और हमें 3-4 ही सिंड्रेला, स्नो वाइट, और हमें यही इसका ज़्यादा होता था। लेकिन अब बच्चे को हर चीज़ इतनी वो एब्रप्टली देख रहा है, वो वन बाय वन कार्टून चेंज कर रहा है, इवन दो कि वो खुद चेंज कर लेते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा गया, तीसरा गया। मुझे इस बात पे इतना खौफ आता है, मैं कहती हूँ कि आप एक इतना मासूम जहन है, ठीक है, बच्चे का आपने जैसे बताया ना, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लीन एज पेज, ठीक है, एग्जैक्टली, हमने उस पे लिखना है, और हमने उसको लिख के बताने किया, ये बेटा ये तुम हो, तुम मुसलमान हो, मुसलमान घर में आए हो, ये कलमा है, हम चीज़ें उसको बता रहे हैं। तो हम कैसे ज़्यादती उसके साथ करेंगे, हम उसके हाथ में मोबाइल दे दें और उसकी पूरी ज़िंदगी, ठीक है मोबाइल ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, आप 30 मिनट्स मैक्सिमम वीकेंड्स पे, अच्छा वीकेंड्स पे, दिन में भी नहीं, वीकेंड्स नॉट एट ऑल, ओके, वीकडेज में उसको बुक वार्म बनाएं, सही, बुक्स के साथ कनेक्शन करें, पढ़ाई के साथ। पे आप थोड़ी सी कह लें कि एंटरटेनमेंट के लिए आप उसको दे सकते हैं, बट होल वीक इसका यूजेज जो है ना वो उनके लिए, जमाना चेंज हो रहा है तो आप बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते, एग्जैक्टली, बिकॉज उनके स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें उनका भी स्क्रीन टाइम, और अभी तो ऑनलाइन पे भी शिफ्ट हो गए हैं हम स्मॉग की वजह से, तो तब भी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल से कम बच्चे होते हैं, जिनके हाथ में हम लोग मोबाइल फ़ोन दे देते हैं राइम्स, पोइम्स या फिर कार्टून्स देखने के लिए, उनकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है या ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। तो उसको किस तरह आपने मैनेज करना है उसके बारे में हमने बात की। डॉक्टर इफ्रा सैयद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर इफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब, PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू कर दी है, और गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के ज़रिए इस वक्त ब्लॉक किया जा रहा है। और दूसरा ये कि PTA ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। जितने भी गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं वो सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास जो डेटा है आपका, उस तक रसाई भी हो सकती है। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि जितना भी गैर कानूनी मवाद है उस तक भी रसाई हो सकती है, जितने भी गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं। PTA ज़राए का ये कहना है कि साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया था, और अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, और 1422 से ज़ायद कंपनीज़ हैं जो अब तक VPNs रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। दूसरा ये भी बताना है PTA का कि VPNs की वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज़ करना चाहते हैं। चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करके रखे हैं। इवन दो कि UAE, कतर, सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करते हैं, और कुछ और ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ बिजनेस को कह लें कि इस्तेमाल करने के लिए VPNs की इजाज़त दी जाती है। तो ये VPN का इस्तेमाल किस तरह कह लें कि बेहतर बनाया जा सकता है, या इसका इस्तेमाल है क्या, VPN किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। IT एक्सपर्ट हैं नदीम ज़फ़र साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो में, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, यूजेज ऑफ VPNs के ऊपर हमने बात करनी है। डिफरेंट आजकल हम बहुत ज़्यादा VPN की बात सुन रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन डिफरेंट फॉरम्स ना,
तो ये है क्या VPN और इसका यूजेज किस तरह किया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि आपके कस्टमर जो व्यूअर्स हैं उनको दे कुड हैव एन आइडिया वेयर आई बिलोंग फ्रॉम। मैं फाइवर, इस वक्त पाकिस्तान में दो ही या पूरी दुनिया में दो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर एंड अपवर्क, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं। मैं फाइवर के ऑपरेशंस लीड करता हूँ पाकिस्तान में। और मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा दैट विल बी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग VPN एंड VPS। VPN जो है, हाउ डज दैट प्लेज अ रोल? एक्चुअली हम लोग बाईपास कर जाते हैं किसी भी IP को। जब हम VPN लगाते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। अच्छा। और लोकेशन भी चेंज हो जाती है। सो उसमें फॉर आर्गुमेंट सेक अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे ये अपने आप को एज्यूम करवाना है कि मैंने US के क्लाइंट को सर्विसेज देनी है और US के क्लाइंट जब मेरी IP चेक करे तो उसको US की IP नज़र आए, तो मैं VPN लगाता हूँ। अच्छा। तो उससे ये होता है कि मेरा जो IP एड्रेस है वो US का शो होगा। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, जैसे मेरी एक्सपर्टीज जो है वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। मुझे Amazon पे, eBay, Etsy, Shopify, TikTok शॉप, इनके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो मेरा ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो मुझे VPN मैं लगाता हूँ तो मेरी लोकेशन जो है वो वहाँ की, अच्छा, वो वहाँ की शो होती है, वो पाकिस्तान की नहीं होती। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं लाइक Amazon, TikTok शॉप, जिनको मैं VPN के बगैर एक्सेस ही नहीं कर सकता। सो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने VPN के ऊपर थोड़ा सा एक चेक एंड बैलेंस लगाया है और कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, उससे हमारा काम बहुत इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि ओके फाइन, मेरी एजेंसी ने तो उसको रजिस्टर करवा लिया PTA के साथ, आई एम गुड टू गो, ठीक है। मेरा और मेरा सारा स्टाफ जो है वो एक VPN है जिसको यूज़ हम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है। हमें कोई एज सच इशू नहीं आ रहा, फिर भी आता है इशू लेकिन एज सच नहीं आ रहा। लेकिन एक नया बच्चा जो फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना करियर बनाना चाह रहा है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो जाके PTA के पास अपना रजिस्टर करवा ले। और PTA उससे पूछेगा भाई तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है या तुम्हारी सर्विसेज, तो वो नहीं प्रोवाइड नहीं बता सकता ना, या दे भी नहीं सकता वो सर्विसेज, वो नहीं दे सकता। सो इस वजह से थोड़ा सा इस ये जो प्रोसेस है इसको हमें देखना पड़ेगा। हमें कुछ IT सेंटर्स ऐसे बना देने चाहिए जहाँ पे एक लोकेशन बेस्ड हम लोगों को पता हो कि अच्छा ये इस एरिया से जो भी IT सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा मुझे नदीम साहब थोड़ा सा, अब जैसे रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड VPNs की हम बात करें तो इनमें डिफरेंशिएट थोड़ा सा करके बताएं कि होता क्या है, किस तरह हम डिफरेंट देख सकते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे हमने ऐसे फ्रॉड्स देखे हैं पाकिस्तान में भी, इवन दो कि इंडिया में भी किए जा रहे होते हैं। उन्होंने अपने VPNs क्रिएट किए हुए हैं जिनके थ्रू वो लोग फ्रॉड्स कर रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता है कि वो कौन कौन से VPNs हो सकते हैं, हम लोग भी क्या उसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो और हम भी उस लिस्ट में आ जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके व्यूअर्स को ये कहूँगा कि टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, और जो जिनकी वेल रेपुटेशन है सिर्फ वो VPN यूज़ करें। वो आप गूगल पे जाएंगे, टॉप 10 बेस्ट VPNs, टॉप 10 मोस्ट सिक्योर्ड VPNs, लाइक उसमें एक्सप्रेस VPN है, सर्फशार्क हैं और बेतहाशा और नाम है। तो आप जब जाके वो सर्च करेंगे आपको हर किसी के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि दीज आर द वंस विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड। तो आप सिर्फ वो यूज़ करें, आप कोई प्राइवेट VPN यूज़ ना करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी वो आपको फ्री मिल रहा है या आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। सो दैट डजंट मेक सेंस। आप हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड VPNs लें। और सेकेंडली आपने पूछा था कि इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी। देखें, सिक्योरिटी और सेफ्टी हमेशा ब्रीच हुई है, आप चाहे VPN यूज़ करते थे या नहीं करते थे। जो हैकर्स हैं अगर उन्होंने हैक करना है वो कर जाएंगे। आप ये अब आपकी ऊपर है कि आप किस तरीके से VPN या इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करते हैं। अच्छा। जैसे मैं अपने वेबसाइट्स के ऊपर या अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से कोई एक्स्ट्रा अपने बिजनेस से हट के कोई काम नहीं करता। अच्छा। सो जब आप लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से किसी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ से आप फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं कोई मूवी या कोई कंटेंट, और वो अननोन वेबसाइट है और वो आपसे एक्सेस मांगती है आपके कंप्यूटर का। अच्छा। जब आप वो बेदहानी में उसको येस क्लिक कर देते हैं तो आप उसको बेसिकली एक्सेस दे देते हैं अपने कंप्यूटर का। सो मेरी यहाँ एक और सजेशन ये होगी कि अपने बिजनेस का, अपने मनी रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके लिए एक अलहदा लैपटॉप रखें या कंप्यूटर रखें, और जो आपने एक कैजुअल अपनी सर्फिंग करनी होती है उसके लिए अलहदा यूटिलाइज करें।
तो ये मेरी सजेशन है इससे रिलेटेड। लेकिन अगर जो लोग फ़ोन में यूज़ कर रहे होते हैं वीपीएन्स, बहुत से ऐसे, जैसे ट्विटर की अगर बात कर ली जाए तो वो क्योंकि ब्लॉक है पाकिस्तान में, तो उसको यूज़ करने के लिए बहुत से लोग वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या फ़ोन में अगर हम लोग कोई अनऑथराइज्ड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारे फ़ोन का डाटा भी हैक हो सकता है और वो रिस्क पर आ सकता है? जी, फॉर श्योर। फिर वही बात दोबारा यही आएगी कि ट्राइड एंड टेस्टेड वीपीएन्स को यूज़ करें, जैसे एक्सप्रेस वीपीएन है या सर्फशार्क है या। अच्छा, अब ये भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि आप गूगल को भी पैसे दे के या पे करके अपनी जो एडवर्टीजमेंट है या अपनी जो ऐप है वो ऊपर लेकर आ सकते हैं, टॉप पर लेकर आ सकते हैं, तो ऐसा भी है? जी, ये तो हमेशा से रहा है। तो फिर अगर ऐसा नॉन रजिस्टर्ड या नॉन ऑथराइज्ड वीपीएन ऊपर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? जी, मैंने उसके लिए फिर यही कहा कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि गूगल एडवर्टाइजमेंट से जाके डाटा लें। नहीं, अगर वो आपने जैसे कहा कि टॉप 10 आप देख लेंगे, कौन से वो मैंने अच्छे आपसे वाले? कहा वेबसाइट्स को सर्च करें। हाँ। जो आपको टेक रिलेटेड टेस्टेड वेबसाइट्स हैं जो आपको बताएंगी कि ये टॉप 10 वीपीएन जो हैं दे आर सेफ टू यूज, इनका डाटा लीक नहीं होता। सो उसमें आप अगर 2-3 अच्छी वेबसाइट्स को गूगल कर लेंगे तो आपको टेक रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो डाटा दे देती हैं 1 to 10 विच आर द बेस्ट वीपीएन यूज। तो अभी आप लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से मुझे अगर कोई चीज़ ढूंढनी होती है, मैं 4 से 5 अच्छी वेबसाइट्स को देखता हूँ। अगर लेट्स से मुझे नंबर 1 पे एक्सप्रेस वीपीएन सब जगहों पे नजर आ रहा है तो दिस मींस एक्सप्रेस वीपीएन इज बेस्ट, तो आई यूज दैट। ठीक है, तो मतलब गूगल एड्स पे ना जाएं। हाँ, वो आप खुद थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लें कि आपको क्या है। अच्छा, दूसरा आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है नदीम साहब कि हम कोई भी कुछ पढ़ने के लिए भी या कोई भी रिसर्च के लिए भी हम लोग गूगल पे कोई आर्टिकल खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं तो उसके ऊपर एक्सेप्ट कुकीज़ आ जाता है या इस तरह के भी आ जाता है। क्या वो हमें करना चाहिए? कभी कभी बेदहानी में हम उसको एक्सेप्ट भी कर जाते हैं, तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इससे भी कोई हमारा डेटा जो रिस्क पर आ सकता है? जी बिल्कुल, आप जब एक्सेप्ट कुकीज़ करते हैं तो ये है क्या वैसे एक्सेप्ट कुकीज़? जी, कुकीज़ क्या है कि जब आप कोई जो इंटरनेट है इसमें ज़्यादा जो मेन यूज़ किया जाता है वो गूगल है और फेसबुक है। अच्छा। तो ये लोग ये दोनों कंपनीज जो हैं आपके बिहेवियर को रीड कर रहे होते हैं। अच्छा। कि आप कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। सो जब आप देखते होंगे कि जैसे आपने कोई भी फेस मास्क लिखा तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी फेस मास्क नजर आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कुकीज। वो आपको ट्रैक कर आपके बिहेवियर को ट्रैक करके आपको रिलेवेंट एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। सो अभी क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जब आप कुकीज एक्सेप्ट नहीं करते तो वो वहीं आपको उसका एक्सेस बंद कर देता है, वो आपको एक्सेस नहीं करने देता वो वेबसाइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर तो आप चाहते हैं आपका डाटा लीक ना हो या वो उसको आपके बिहेवियर का ना पता चले तो फिर आप डिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपकी मजबूरी है, वो आपको नहीं एक्सेस दे रहे तो फिर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि वो आपने टेस्टेड वेबसाइट्स की बात अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वेबसाइट है। अब तो एंटीवायरस होता है आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन्स में भी, वो भी अलर्ट कर देता है कि ये एक हैजर्डस डेंजरस वेबसाइट है, डोंट एक्सेस दैट। ठीक है जी, ये सारे मामलात है जनाब वीपीएन्स का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है और किस तरह आपका जो अगर आप गैर रजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका डेटा भी लीक कर सकता है या वो भी एट रिस्क हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए नदीम ज़फ़र साहब IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से बात कर ली जाए तो जनाब पूरा साल ही हम देखते हैं कि एहतजाज और धरनों की कॉल दी जाती है। एक और एहतजाज कह लें कि उसकी कॉल दी गई है मुल्क भर में। PTI की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की दोबारा कॉल दी गई। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे एहतजाज और धरने रिकॉर्ड कराए गए, पंजाब में भी, लाहौर में भी, विफाक में भी। इस दफ़ा भी विफाक इस्लामाबाद में ये एहतजाज किया जाएगा 24 नवंबर को बरोज़ इतवार के रोज़। अब देखते हैं कि इसके पीछे का कह लें कि मौक़िफ़ क्या है, ये क्या कह लें कि मोटिव लेकर आ रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से, इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। और आपके पास असेंबली मौजूद है, वहाँ पर आपके पास सीट्स मौजूद है, फिर भी आप सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा? क्या आवाम की जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे, नहीं होंगे? इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। जाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ खालिद महमूद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है,
स्काइप के थ्रू और तजियाकार है। खालिद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। खालिद साहब सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, दोबारा से पीटीआई ने जो है ना वो कॉल दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है मुल्क भर में और इस्लामाबाद में इकट्ठे होने का बोला गया है 24 नवंबर को। क्या कहेंगे आपके इस एहतजाज से क्या हासिल होगा, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे एहतजाज किए गए, धरने दिए गए पीटीआई की तरफ से, तो वो तो नाकाम हुए कहीं ना कहीं। तो इस धरने का, ये इस एहतजाज का कोई कह ले कि सक्सेसफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए जी, दो बातें ज़हन में रखें। पीटीआई इस वक्त जो है ना वो ज़मीनी सियासी हकीकत है और 8 फरवरी से पहले आप देख लीजिए कि उनके इंतखाबी निशान भी उन्हें नहीं मिला और भी इस तरह के मसाइल के बावजूद बतौर पार्टी वो भी हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद 8 फरवरी को पीटीआई ने अपनी वोटिंग पावर और अपनी जो पॉपुलर सपोर्ट है उसका बैलेट के जरिए इजहार कर दिया। उसके बाद भी हमने फिर देखा कि मुस्तकिल जो है ना वो खींचातानी रही कि किस तरह उन्हें मखसूस सीटों से मतलब है कि महरूम रखा गया और फिर एक पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया गया। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ ये ध्यान में रहे कि इस वक्त मुल्क की पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन सबसे बड़ी सियासी जमीनी हकीकत पीटीआई है और चारों सूबों में मौजूद है। नंबर 2 ये है कि पीटीआई का जो सियासी तरीकाकार रहा है वो गैर रिवायती रहा है और वो हमारे सिस्टम के साथ बार बार जो है ना वो एक कोलिजन की तरफ जो है ना वो लेके जा रहा है। वो 9 मई का वाकया हो या उससे पहले के वाकयात हो और उसके बाद फिर 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह के मुकदमात भी हुए और पीटीआई भी इस वक्त अंदर है। तो इस वक्त ये कि पीटीआई ने पिछले साल सवा साल से अपने आप को सियासी तौर पर रेलेवेंट और जिंदा रखा हुआ है एहतजाज और धरनों से। तो ये भी हमारे सामने है कि ये एहतजाज और धरने इतने पुरअमन तरीके से मुनक़द नहीं होने दिए गए। पूरी रियासती मशीनरी जो है वो उसको उनके ऊपर क्रैकडाउन होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने हुकूमत को हिलाए रखा है। अब रिसेंटली आप इस्लामाबाद के ऊपर जो पिछली 2-3 चढ़ाइयाँ हुई हैं उसमें आगे देखिए पूरा इस्लामाबाद जैसे किला बंद हो गया, मीडिया का टोटल फोकस आ गया। तो लिहाजा ये है कि पीटीआई की ये जो सियासत है उसमें कामयाबी नाकामयाबी है दूसरी तरफ है, लेकिन उन्होंने पूरा मीडिया और पूरा जो सियासी इस वक्त एक एजेंडा सेटिंग है वो पीटीआई के हाथ में है और उनकी ये स्ट्रेटजी अब तक कामयाब आ रही है कि उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट भी रखा हुआ है, पावरफुल भी रखा हुआ है और हुकूमत के साथ दूसरे तरीके से इंगेज कर रहे हैं। वो जो उनके मुतालबात हैं वो इस तरह के मुतालबात हैं जो वो हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट की मानना मुश्किल है, लेकिन पीटीआई ने जो अपना तरीकाकार इख्तियार रखा हुआ उस पर अपना सियासी उन्होंने अपना एक बड़ा सियासी दबाव भी डाल रहे हैं, वो रेलेवेंट भी हैं बहुत ज़्यादा, ये सारे मामलात भी साथ साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है जो एहतजाज की कॉल दी गई है इसमें मुख्तलिफ क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में मुख्तलिफ नहीं होगा। ये जो पिछले 2 इस्लामाबाद के ऊपर धरने किए गए ये उसी का रिप्ले होगा। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती और शिद्दत होगी और पीटीआई की तरफ से पूरी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। क्योंकि अगर पीटीआई ने देखे जी अगर हमें पास में थोड़ा सा चले जाए, बांग्लादेश में जो तलबा की एक पॉजिटिव बड़ी एक मैसिव मूवमेंट थी या उससे पहले श्रीलंका की, तो उसमें क्या होता है कि पूरे मुल्क में आवाम जो है ना वो निकल के आती है। तो वो जो एक मैसिव तौर पे ऊपर तमाम बड़े शहरों में मुल्क के तमाम स्ट्रीट्स में जो पावर निकलती है, प्रेशर उसका बिल्डअप होता है। अच्छा, पीटीआई ने जितने भी ये मुजाहरे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद फोकस्ड किए हैं। तो बाकी मुल्क में तो आप देखिए ना, पेशावर है या लाहौर है या कराची है या जितने हमारे दूसरे बड़े शहर हैं, कोयटा में, किसी भी कोई मैस पासपोर्ट मूवमेंट नहीं है। जब तक उस तरह की मैसिव मूवमेंट नहीं आएगी, हुकूमत हिलने वाले नहीं। हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर उनका कामयाब रहेगा। मतलब ये आपका ये कहना है कि हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए ये एहतजाज और धरने किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। मजीद आपसे बात करूंगी। खालिद साहब हमारे साथ, जाहिद आबिद साहब भी मौजूद है। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुल्क में जितने भी एहतजाज होते हैं, धरने किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मौशी सूरत हाल को भी डाउन करते हैं, वो भी डाउन होती जाती है। तो अब ये दोबारा से 24 नवंबर को इन्होंने कॉल दे दी है पूरे मुल्क भर में, वफाक में इन्होंने, इस्लामाबाद में इन्होंने धरना देना है, वहाँ पर बैठने, पता नहीं अब वो कितनी देर का धरना होगा। क्या सूरत हाल आपको लगती है इस बार? कुछ मुख्तलिफ आपको लगता है कि नहीं लगता कि वही पुरानी कहानी जो है ना उसको दोहराया जाएगा? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो जो सूरत नज़र आ रही है वो यही है कि उसी तरह का एक एहतजाज होगा, उसी तरह का हल्ला गुल्ला होगा और उसके बाद कोई ना कोई बहाना लेकर जो एहतजाजी होंगे वो वापस चले जाएंगे, या हुकूमत की जानब से या मुक़्तदर इदारे जो उनकी जानब से ऐसी यकीनदानी करवा दी जाएगी कि जिसके बाद ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएगा। लेकिन मईशत की अगर हम बात करें तो
जो मईशतदान है या जो माहिरीन है उनका ये कहना होता है कि सरमाए का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई रियासत होती है, ना कोई सरहद होती है, उसका सिर्फ एक होता है, एक तो सिक्योरिटी और दूसरा मुनाफा। अगर दो चीज़ें उसको मिल रही हैं, जिस जगह से मिलेंगी वो सरमाया उधर चला जाएगा। अगर आपके मुल्क में अमन नहीं है, आपके मुल्क में अफरा तफरी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो सरमायाकार कभी भी चाहे वो जितना मर्जी मोहब्बे वतन हो, जो मर्जी हो, वो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करेगा। तो इस किस्म के जो एहतियाज होते हैं सियासी तौर पे यकीनन, जैसे खालिद साहब कह रहे थे कि पीटीआई ने अपने आप को रेलिवेंट भी रखा हुआ है, जिंदा भी रखा हुआ है, लेकिन इसकी कास्ट क्या है, इस वक्त हम उसकी कास्ट क्या पे कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए आपने पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलानी है, मुल्क में इंतशार फैलाना है, मुल्क में एक आपके जो और जो माहिरीन हैं या जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इनके जो मुतालबात हैं वो इस तरह पूरे होने वाले नहीं हैं। तो एक तो जो इनके इलेक्शन के तमाम इलेक्शन नए सिरे से करवाए जाएँ वो फौरी तौर पर होते हुए नज़र नहीं आते। नंबर 2, जो सियासी कायदी इनकी क़यादत है जेलों में, उसे रिहा किया जाए, वो भी इस तरह होते हुए रिहा नज़र नहीं आते। लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, जैसे पिछला जो इनका एहतजाज हुआ उसमें अब ये माने या ना माने, मतलब एक डील की सूरत नज़र आई कि जो ख़तून अव्वल साबिक़ ख़तून अव्वल हैं वो भी बाहर आ गई, इनकी सिस्टर्स भी बाहर आ गई। तो ये एक किस्म का प्रेशर होता है जिससे कुछ ना कुछ अचीव किया जाता है। लेकिन अब जो अचीवमेंट है उसमें पीटीआई के अंदर जो इस वक्त एक प्रेशर क़यादत पे आ रहा है कारकुनों की जानब से कि हर दफ़ा हमें बुला के खुद क़यादत गायब हो जाती है और अचानक गायब हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, हमने क्या करना है। तो उस प्रेशर को भी उन्होंने किसी ना किसी तरह हैंडल करना है। और कल जो ऐलान हुआ है एहतजाज का, मतलब उनकी क़यादत, जो पार्टी क़यादत है उसकी जानब से नहीं किया गया, जो बानी चेयरमैन है उनकी बहनों की जानब से मीडिया के साथ गुफ्तगू में किया गया है। हालांकि अगर आप इतना बड़ा एहतियाज करने जा रहे हैं, एक फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी हतमी कॉल है ये और हम वापस नहीं आएंगे, तो उसमें एक बाकायदा कोई ना कोई ओहदेदार होता है जो जिसकी जानब से एक बाकायदा एक माहौल के तहत इस किस्म कॉल दी जाती है। लेकिन उन्होंने राह चलते मीडिया टाक करते हुए कहा जी बानी चेयरमैन ने कहा कि 24 को एहतियाज किया जाएगा। तो जो सबसे अहम जो इस वक्त प्लेयर है वो केपी के वज़ीर आला है, तो उनको बाद में पता चला, हाँ उनको बाद में पता चला कि अच्छा 24 को हमने एहतियाज करना है। तो इस किस्म का एहतियाज क्या रंग लाएगा, सिवाय इसके कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पलटना झपटना, झपट कर पलटना। खालिद साहब इस पर भी कमेंट कीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई जो है ना, जब से अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं और ट्रंप इलेक्ट हुआ है उसके बाद, उसके नताइज के बाद से बहुत मुतहर्रिक नजर आ रही है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए जी, सबसे पहले तो आप अमेरिकन सिस्टम को समझ लीजिए। अमेरिकन सिस्टम में ये है कि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की काफी बड़ी तादाद है। इलेक्शन में जो है ना वो डोनेशंस कलेक्ट की जाती है अपने अपने हल्के में, जहाँ कंसंट्रेशन है चंद एक हल्कों में पाकिस्तानी डायस्पोरा की, वो वाकई मुतहर्रिक हैं। उन्होंने पहले भी कांग्रेसमैन से खतूत लिखवाए थे। लेकिन ये है कि अमेरिकी हुकूमत पास्ट में भी अगर पाकिस्तान के साथ कोई मामला तय करती रही है तो वो एक हुकूमती सतह पे एक डिफरेंट तरीके से आते रहे। ये जिस तरह एक आम बंदे को परसेप्शन दे दिया गया है कि उधर से सदर ट्रंप आएंगे और इधर से फैसला करेंगे, ये सोशल मीडिया की दास्तान तराजी ज्यादा है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक और तरीके से होगा और आहिस्तगी से होगा। और पास्ट में हमने देखा है कि नवाज शरीफ तब इस मुल्क में आराम से निकले, बेनजीर जो है ना वो उनकी भी वापसी का रास्ता खुला, लेकिन वो फिर प्रेसिडेंट हमें माजी में मिलता है इस मामले के हवाले से। जाहिर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब से अमेरिका के अमेरिका के इलेक्शंस के नताइज आए हैं उसके बाद मुतहर्रिक नजर आ रही है पीटीआई, लगता है आपको ऐसा कोई इम्पैक्ट है पीटीआई के ऊपर इलेक्शन? बिल्कुल, जो शख्स मजलूम होता है या एक समझता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, वो हर तरफ हाथ पाँव मारता है, उसे जाम से भी चांस नज़र आता है, वो चांस अवेल करने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि यहाँ इस वक्त सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, कुछ और ताकतें भी इस वक्त हैं जो कि इस तमाम चीज़ को लेके चल रही हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ हमने देखा कि अगर 62 कांग्रेसमैन जो अमेरिकन है उन्होंने ख़त लिखा है किसी के हवाले से कि वहाँ पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है या कैदी हैं सियासी, तो पाकिस्तान के भी 92 पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने ख़त लिख दिया कि जी आपने हमारे मामलात में मुदाखलत की है। तो ये भी एक बड़ी बात हुई कि अमेरिकन की जानब से जो हुआ उसका रिएक्शन, रिस्पॉन्स भी पार्लियामेंट की सतह पर दिया गया और पार्लियामेंटेरियन से ख़त लिखवा के दिया गया। तो ये एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये मामलात जिस तरह समझे जा रहे हैं कि शायद ट्रंप साहब आएंगे, और फोन करेंगे और बानी पीटीआई जो बाहर आ जाएंगे, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुस्तकबिल करीब में इस किस्म का कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एहतजाज जो है, यकीनन एहतजाज फिर वही कहूँगा कि
इनकी सियासत स्ट्रीट पावर इनके पास है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस स्ट्रीट पावर में से आज केपी को निकाल दिया जाए, केपी को साइलेंट कर दिया जाए, तो आपका इस्लामाबाद में कितने लोग होंगे, इस तमाम रियासत की तमाम तर एहतियात के बावजूद, मोहतात होने के बावजूद, वो सबके सामने है कि जो इस वक्त एहतियाज किया जाता है या चढ़ाई की जाती है इस्लामाबाद में, वो केपी की तरफ से की जाती है और वहाँ से हुकूमती और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे पीटीआई वाले माने या ना माने, कि वहाँ पर बाकायदा सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, उन चीज़ों को साथ लाया जाता है और फिर चढ़ाई की जाती है। तो अगर तो इस किस्म की चढ़ाई करनी है तो फिर वो तो ठीक है, वरना आप एक पीटीआई इस वक्त जलसा तो अच्छा कर सकती है, लेकिन एहतजाज जहाँ पर रियासत सामने खड़ी होगी वहाँ पर एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा। जलसा अच्छा कर सकते हैं, लाहौर में जलसा किया था, एक अच्छा जलसा किया था इन्होंने, लेकिन अगर लाहौर में एहतजाज करेंगे, जो कि इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज की कॉल दी थी, वहाँ पर हमें बंदे नज़र नहीं आए थे, नहीं पहुँच सके थे या नहीं पहुँचने दिए गए थे, जो भी है रियासत ने अपनी रिट वहाँ पर दिखाई थी। तो जलसा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 50,000 60,000 लाख, लेकिन एहतजाज करना रियासत के खिलाफ वो एक दूसरी चीज़ होती है जिसके लिए तैयारी और एक हिकमत बड़ी एग्जैक्टली बड़ी ज़रूरी होती है और लार्जर स्केल पर एक तैयारी की जाती है अगर एहतजाज की कॉल दी जाए। तो चलिए, ये तो मामला हो गया जनाब पीटीआई ने जो प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया, उस हवाले से अब थोड़ा सा महंगाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं और ना ही हुकूमत इसको कम करने में हमें नज़र आ रही है। क्या मसला है, महंगाई कम ही नहीं हो रही है? इन्होंने बड़े दावे किए थे हम हुकूमत में आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आप महंगाई भी कम नहीं हो रही, स्मॉग भी कम नहीं हो रही दोनों ये कर ले। बल्कि अब तो क्या कहते हैं, महंगाई में स्मॉग और स्मॉग में महंगाई आपस में मिक्सर हो गया इन दोनों का। हो चुके हैं। तो महंगाई फिलहाल उस तरह कम होती हुई जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं, शायद मुस्तकबिल में भी नजर ना आए। अच्छा, मतलब इस वक्त हम देख रहे हैं कि घी, ऑयल सस्ते हो गए थे, और कुछ सस्ते तो नहीं हुए थे, उनकी कीमत मुकाबले में कम हो गई थी, अब वो दोबारा उसमें तेजी देखी जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। असल में ये पेट्रोल और डीजल दोबारा बढ़ेगा, क्योंकि इससे जो आलमी सतह पर जंगें चल रही हैं उसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन पर फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस 16 नवंबर को भी महंगा होने का पेट्रोल और डीजल इम्कान है, पिछली दफ़ा भी महंगा हो चुका है और ये मज़ीद भी हो सकता है। तो अगर फिर वही सूरत हाल होगी, डॉलर हमारा इस वक्त भी 280 पे खड़ा है, मतलब उससे नीचे अब यही नज़र आ रहा है कि उससे नीचे नहीं आएगा। तो ये इस वक्त 280 पे पेट्रोल दोबारा अगर 250-60 पे चला जाता है, और IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि आप जो लेवी ले रहे हैं वो इसे 60 रुपये फ़ी लीटर है, उसे 70 रुपये करें, जबकि हुकूमत ने बजट में एग्री किया था कि हम 80 रुपये तक करेंगे बतदरीज। अब वो भी दबाव पड़ रहा है कि जब 4 महीने गुजर गए हैं बजट को, तो अब इसे मज़ीद बढ़ाएं। तो वो अगर 10 रुपये उधर से बढ़ा देते हैं तो 10 रुपये मज़ीद भी महंगा करना पड़ेगा। तो बाकी जो सब्जियों की महंगाई होती है वो मौसमी होती है, मतलब इस वक्त आप देखें तो मूली सस्ती हो जाएगी, शलजम सस्ता हो जाएगा, अब सब्जी मौसम आ गया है, लेकिन जो सब्ज मसाला जात हैं जिनमें हमें किल्लत है, जो किल्लत का सामना होता है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, और अभी जैसे सर्दी आएगी आपको पता है चिकन की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, अंडों की तो कीमतें अब बढ़ जाएंगी। एक बेंचमार्क बन गया है तकरीबन 550 के करीब कि चिकन अब 550 से नीचे नहीं आना, अंडे मुसलसल महंगे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, हुकूमत भी मान चुकी है और शायद अवाम भी अब ज़हनी तौर पर मान चुके हैं कि बस रोना धोना ज़रूर है, लेकिन महंगाई में ही जीना पड़ेगा। चलिए खालिद साहब से भी इस पे बात कर लेते हैं कि खालिद साहब आपको क्या लगता है कि मोस्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए महंगाई पर, किस तरह काबू पाना है, आवाम को किस तरह रिलीफ देना है? एक तरफ गैस नहीं आ रही होती, गैस के बिल भी अब इतने ज़्यादा आने हैं सर्दियों में, बिजली के बिल भी आ रहे होते इतने ज़्यादा, और पेट्रोल की कीमत, फिर महंगाई जो रोज़मर्रा की अशिया है वो भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है, या भूल जाएं हम महंगाई के बारे में? देखिए जी, बात यह है कि महंगाई को नॉर्मली इकोनॉमी में 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फूड और नॉन फूड। जो फूड से रिलेटेड हमारी महंगाई है उसमें भी कुछ स्ट्रक्चरल रीजन है कि हमने पिछले 20-30 सालों में ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी, मैकेनाइजेशन पे तवज्जो नहीं दी, अपनी सीड डेवलपमेंट के ऊपर, और बाकी जो हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट होती है, वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना एंड सो ऑन सो फोर्थ। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 सालों से किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही। यही वजह है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ उठा के देख लें तो वो हार्डली को 3% के लगभग रही है, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से कुछ ज्यादा है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि हमारी जो शहरी आबादियों के साथ एग्रीकल्चर लैंड इस से 20-30 सालों में हमने सत्यानाश इसका किया है। स्मॉग भी उसी का नतीजा है कि जब आप ग्रीन बेल्ट रहने नहीं देंगे तो करेगा क्या?
तो ये जो हमारी सब्जियां हैं और जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं लाइक गंदम है या बाकी जो हमारी खुराक की चीजें हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी की अदम तवज्जोही और इनकंसिस्टेंसी की वजह से आज हम पहुंचे। ये सडनली नहीं हुआ, ये पिछले 20-30 सालों से हम ट्रेंड को बड़ा वाज़े तौर पे देखते आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो नॉन फूड की महंगाई है उसमें अनफॉर्चुनेटली यही है कि गैस शॉर्टेज अंदर को भी नजर आ रही थी 30 साल पहले, लेकिन उसके लिए किसी भी हुकूमत ने कोई बहुत अच्छी फ्रंट फुट पे आके पॉलिसीज नहीं बनाई तो उसमें स्कैंडल्स बहुत ज्यादा आ गए। उसके अलावा फिर हमने जो एनर्जी सेक्टर है वो जिस तरह मिसमैनेज किया और करप्शन और सारा कुछ उसमें रहा है, नतीजा ये है कि ये दोनों अगर फूड नॉन फूड को मिला लें तो ये हमारी पिछली तमाम 25-30 साल की हुकूमतों की पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी और बिल्कुल ऐसी। और दूसरा ये कि लास्टली ये भी कहूँगी कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ना तब तक मौशी इस्तेहकाम भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो हुकूमत को अपोजिशन को एक साथ बैठ कर एक पेज पर आवाम के लिए सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ खालिद महमूद रसूल साहब मौजूद है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जाहिद आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। जाहिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात करने जाए तो लाहौर समेत बड़े शहरों में पार्किंग मसाइल को ज़ेरे बहस लाने के लिए ज़ेरे इल्तिवा जो एक कह लें कि तहरीक है वो ऐवान में पेश की गई है। और तहरीक इल्तिवा में पार्किंग की जो अदम तामीर है, निजी पार्किंग स्टैंड्स हैं और प्राइवेट ठेकेदारों को नवाजने पर आवाज़ उठाई गई है। अब उस तहरीक इल्तिवा का जो मतन है उसके मुताबिक अगर आपको बताएं तो 2012 से लाहौर जैसे बड़े शहर में कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बनाया गया है और आबादी और गाड़ियों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। ये भी कहा गया है कि जनाब शाह आलम मार्केट, लिबर्टी, मून मार्केट, लिबर्टी चौक और अल्लामा इकबाल टाउन के जो सरकारी पार्किंग प्लाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और सरकारी पार्किंग प्लाजों पर निजी कब्ज़ा माफिया की मनमानियों से बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ पैदा हो रही हैं और पार्किंग प्लाजे लीज़ पर देने के बावजूद खातिर खा जो वसाइल हैं वो हासिल नहीं हो रहे, जिससे अखराजात पूरे करने मुश्किल होते जा रहे हैं। अब शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ट्रैफिक में भी रुकावट की एक बड़ी वजह बन रहे हैं और यही ट्रैफिक स्मॉग का भी बाइस बन रही है। तो ये जो इल्लीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं इसके हवाले से क्या पेशरफ्त है या ये किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है या ये किसके अंडर आते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। सुहेल कैसर साहब हैं स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे आप? बड़ा अच्छा लगा है कि जनाब एक तहरीक इल्तिवा ऐवान में पेश की गई है, एटलीस्ट कि इसको थोड़ा बहुत जो है ना कंसर्न शो किया गया है कि जनाब इलीगल पार्किंग स्टैंड्स जो हैं शहर में मौजूद हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? खुश होना चाहिए यहाँ पर कह ले कि अफसोस का इजहार करना चाहिए कि पता है कि मौजूद है लेकिन कोई कह ले कि वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती, यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उसके ऊपर? देखें बस 1 मिनट में लूँगा कि अब हम अच्छी ख़बरों के लिए इतना तरस गए हैं कि पिछले 1 आध महीने से जो स्मोक की सूरत हाल चल रही है ना, इस दौरान 1-2 रोज़ पहले महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई कि जुमे को बूंदाबांदी का इम्कान। इसी से दिल बाग बाग हो गया। उससे मैंने पूछा मेट ऑफिस वालों से, मैंने कहा जी ये कंफर्म है ना जी, मुकर तो नहीं जाएंगे बाद में? उन्होंने कहा नहीं, हतमी तौर पर जानने के लिए आप जुमेरात को फ़ोन कर लीजिएगा। लेकिन इसी बात से खुशी हो गई कि चलो यार कोई एक, पहले तो जब भी हम उनसे कहते थे तो वो ऐसे सर हिला देते थे, चले कम से कम इस तरह तो किया। तो ऐसे ही चलें, ज़मीनी हकायक जो भी हैं, एक तहरीक तो उन्होंने पेश की है कि जो गैर कानूनी या कानूनी भी हैं, आप गैर कानूनी हम कह सकते हैं, माफियाज के कब्जे में हैं। और लाहौर पार्किंग कंपनी एक बनाई गई है, वो एग्जिस्ट भी कर रही है, तो उन्होंने आगे फिर प्राइवेट ठेकेदारों को दिए हुए हैं, फिर मनमानियाँ हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फीस ली जाती है। हाँ जी, कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे कमाई कितनी हो रही है हमें। अच्छा, ठीक है, मेरे तो मुझे लगता है अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कितने कमाने। 13 सालों में
लाहौर पार्किंग कंपनी बल्दिया उज़्मा लाहौर की 73 करोड़ की नादहिंदा हो गई है। 73 करोड़ की नादहिंदा है। नादहिंदा है 75 करोड़ पे 75 करोड़ की, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो और इसकी वजह से जो मेरे पास इदादो शुमार हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से शेयर अदा ना करने की वजह से MCL को 73 करोड़ 68,13,000 रुपये का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा। रवां माली साल में भी 7 करोड़ रुपये हदफ के मुकाबले में एक पाई जमा नहीं करवाएगी अभी तक। एक पाई जमा नहीं करवाएगी पार्किंग कंपनी की तरफ से लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को। लाहौर पार्किंग कंपनी से सिर्फ 34 करोड़ 31,87,000 रुपये वसूल किए गए और अब तक खसारा 70% से जायद है। माली साल 2011-12 में 10 करोड़ हदफ था, जो 13 साल बाद पार्किंग फीस, पार्किंग स्टैंड, गाड़ियों मोटरसाइकिलों में इजाफे के बावजूद कम करके 7 करोड़ रुपये कर दिया गया और उसके बाद 13 करोड़ का हदफ रहा, जिसको इसके 2 सालों के बाद 50% कम करके 6 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है। ये वो शेयर है जो लाहौर पार्किंग कंपनी बल्दिया उज़्मा लाहौर को अदा कर रही है। मतलब 73 करोड़ रुपए की अभी तक 13-14 साल नादहिंदा है ये। तो इतना पैसा जाता कहाँ है जो लोग ये कलेक्ट करते हैं? रोजाना की बुनियाद पर हम दे रहे होते हैं ये फीस की मद में। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा कहाँ किसकी जेब में जाता है, ये ज्यादा अच्छा, उससे भी मजे की बात ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने जो पार्किंग स्टैंड बनाया वो रोड्स पर ही बना दिए हैं। यानी आप शारा कायदे रोड उसके ऊपर पैनोरामा के सामने शाम को आपको गुजरने की जगह नहीं मिलती, वो रोड्स हैं। तो भाई वो कौन सा पार्किंग स्टैंड है जो आपने जगह नहीं है वहाँ पे, पेडेस्ट्रियन वो जो ट्रैक है वो सारा। तो ये आप वैसे बल्दिया उज़्मा ही ठेके पे दे दे किसी प्राइवेट ठेकेदार को, जिस तरह आगे पार्किंग कंपनी दी है। तो ये पार्किंग कंपनी के जो इतने खराजात हैं कम से कम वो तो बच जाए ना, कि जब लगाना ही स्टैंड उसके ऊपर है, रोड के ऊपर, आपने कोई फैसिलिटी नहीं देनी है, तो फिर पार्किंग कंपनी बनाने का फायदा क्या है? इसके जिम्मेदारान को इतनी जो भारी तनख्वाहें या भारी नहीं हल्की जितनी मराद जो दे रही हैं, तो उसका फायदा क्या है? ये है हमारी प्लानिंग और ये है हमारा नुक्ता नज़र। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लाहौर पार्किंग कंपनी क्या, मुल्क के जो मसाइल हैं ना इस वक्त जिनका हम सामना करना पड़े हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरिट का कत्लेआम करना पड़ता है, अदलो इंसाफ को रोंद के आगे जाना पड़ता है, ठीक है, रिश्वत करप्शन को फुल उसका बाजार गर्म करना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद ये हालात हमें मयसर आते हैं। मेहनत का नतीजा नहीं है, हमने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। मतलब मुल्क के नाम पर, अवाम के नाम पर वो लूटा वो खाया। हर सरकारी इदारा सिवाय 2 इदारों के, हर सरकारी इदारा इन हालात की जिम्मेदारी का, इन हालात के पैदा होने का बुनियादी जिम्मेदार। अच्छा, लाहौर की बात सिर्फ मैं 2 इदारों को कंसीडर करता हूँ। छोड़ रहे हैं आप? कौन से 2 इदारे? रेस्क्यू 1112। ठीक है, ठीक है, ओके। क्योंकि जब तक ये एग्जिस्ट नहीं करता था हमने लोगों को एड़ियां रगड़ते सड़क पर मरते देखा है। लोग उठा के नहीं ले जाते थे हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल वाले बिठा लेते थे कि पुलिस आएगी, आप उसको बयान देंगे तो फिर आप जा सकेंगे, तो लोग जाते नहीं थे। और दूसरा LWMC, अगर ये महकमा ना हो तो हमारे शहर में कीड़े चलने शुरू हो जाए। इतने गंदे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और मजे की बात यह है कि गंद हम फैलाते हैं और जो उठाते हैं गंदे हम उनको कहते हैं। देखें आप, मतलब हमारी तरजीहात और मेंटल लेवल का अंदाजा करें कि गंदगी हम फैलाएं और जो उठाते हैं गंदे वो हैं, हम गंदे कहते हैं। बिल्कुल अंदाजा करें। तो इन 2 इदारों के अलावा हर सरकारी इदारे ने, और मैं आपको बताऊं कोई सरकारी इदारा बेशमूल, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो 2 ही बड़े इदारे हैं ना, LDA है और बल्दिया उज़्मा लाहौर, और यही दोनों लाहौर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इनके जो ओहदेदारान हैं वो करोड़पति अरबपति बन गए। फैक्ट के साथ कोई मेरे साथ बात कर ले, मैं उनको फैक्ट्स पेश करूंगा कि किसने कितने पैसे कमाए, किसके पास किसके। अभी बहाल हुए हैं कुछ लोग, करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल थे, फिर दोबारा बहाल हो गए। बल्दिया तो वो दोबारा करप्शन करेंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो सुधर गए हो। और ये कोई लाखों की करप्शन नहीं होती, करोड़ों अरबों की करप्शन होती है, ठीक है ना। तो अब चलें हम पहले LDA की बात कर लेते हैं। आप पार्किंग कंपनी की बात कर रही हैं। आजकल चूंकि स्मोक का ज़रा ज़्यादा इशू चल रहा है तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। आप देखें गुलबर्ग जैसा पॉश एरिया, दरख्तों की भी बड़ी तादाद है, उसके बावजूद वहाँ पर पोल्यूशन लाहौर में सबसे ज़्यादा है। तो इसका बुनियादी जिम्मेदार LDA है, जिसने अपने लैंड यूज़ के रूल्स को खुद पामाल करके। आप देखें ना, लिबर्टी राउंड बोर्ड के करीब मैडम नूरजहाँ की एक रहायशगाह हुआ करती थी, जहाँ पे अब बहुत बड़ा एक प्लाजा बन चुका है। अब जब मैडम की रहायशगाह थी तो उसमें 5 अफराद रहते होंगे, 10 रहते होंगे, 15 रहते होंगे, इतने ही रहते होंगे ना एक घर में, इससे ज़्यादा क्या रह सकते हैं 15 एक अफराद से। वो बिकी मैडम की वफ़ात के बाद, और अब उस पर वो कोई 10 मंजिला प्लाजा बन गया।
10 मंजिला प्लाजे में सैकड़ों अफराद तो काम करते होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो 10 मंजिला प्लाजा बना है, लैंड यूज के जो रूल्स हैं एलडी ने उसके मुताबिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कहीं पे नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया। ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। मेन बुलेवार्ड आप पूरा देख लें, कमर्शियल हो गया उसके पीछे, तो क्या ये लैंड यूज रेगुलेशंस के एन मुताबिक किया गया है या उसको वायलेट किया गया? बिल्कुल नहीं, वायलेट किया गया है। अब वायलेट कैसे होता है? मतलब आप करें ना, घर में एक ईंट उखाड़ें, शाम तक बल्दिया उजमा के एहलकार आ जाएंगे कि भाई जी नक्शा किथे जे। तो इतने गैर कानूनी प्लाजे कैसे खड़े हो? वहाँ से पैसे मिल रहे होते हैं, रिश्वत मिल रही होती है। कहते हम ये हैं जी कि वो जी हम जी अल्लाह से बड़े डरते हैं जी, हमने क़यामत को जवाब देना है जी, ये डरते हैं। सो मुनीबा साहबा, ये जो आपने बात की है इसकी पार्किंग को, इसका भी यही हाल है। मैंने फैक्ट थोड़े से फिगर्स आपको, भाई मेरे पास बड़ी लंबी डिटेल है लेकिन बात लंबी हो जाएगी कि 73 करोड़ रुपए की ये बल्दिया उजमा की नादेहिंदा है, कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, किसी को नहीं पता कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका दफ्तर कहाँ पे है, अगर कोई ठेकेदार ज़्यादा ओवर चार्जिंग करता है तो आपने कहाँ पर जाकर शिकायत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा। और एक बात मैं और सुन लें पार्किंग कंपनी की, पहले जो हॉस्पिटल्स के ठेके होते थे उनको हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया, जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो इंतज़ामिया ऑक्शन करती थी उसका, प्राइवेट ठेकेदार। और जब कोई शिकायत करता, जब कोई ओवर चार्जिंग करता तो आप फ़ौरन जाके एमएस या वो हॉस्पिटल में सारे बैठे होते थे कि जी देखें उस पर वो 50 रुपये लिखा है, वो मुझसे 100 रुपये ले रहा है, उसकी सरजनिश करते थे उसका। अब वो ठेके भी पार्किंग कंपनी को दे दिए गए। अब मैं खुद फैसल मसूद साहब जो एमएस हैं, हॉस्पिटल के, मैंने उनसे कहा जी मैंने ये गाड़ी खड़ी की थी तो ये 50 लिखे हैं या 100, उन्होंने कहा भाई मेरे बस में कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पार्किंग कंपनी ने ऑक्शन किया, आप उनको जाके शिकायत करें, उनके अंडर आ गया, हम हेल्पलेस हैं। ओके। अब हॉस्पिटल में आप किसी को ओवरचार्ज करे तो आप पार्किंग कंपनी को जाके ढूंढती फिरेंगी। अब कोई अहल का चले म्यू हॉस्पिटल में एक बंदा लगा दें कि यार कोई शिकायत करता है, तो एटलीस्ट आपके पास कंप्लेन करने, तो कंप्लेन। अच्छा आप बताएं, आपके इतने गेस्ट आते हैं, आप मुझे बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का दफ्तर कहाँ है? आपने कोई शिकायत करनी किससे करें? पैनोरामा के बाहर जाके आप लगाते हैं तो आपसे 20 की बजाय 30 रुपए बाइक के या 50 की बजाय 100 आप कहीं और चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, आप शालम मार्केट चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही होती है और लिटरली गुंडागर्दी की जा रही है। तो कहते हैं आपने दे के ही जाने, जितना मर्जी आप बोल दें कि नहीं देने हमने। मेरे पैसों से, आपके पैसों से उनको मतलब तनख्वाहें अदा की जाती हैं, उनका आता पता ही कोई नहीं। और पूरे लाहौर में कोई एक कह ले कि कीमत का तयन किया जाता है कि एक ही जगह, हर जगह से एक ही कीमत ली जाए, ऐसा भी नहीं है। कहीं पे 100 रुपया, कहीं पे 150, कहीं पे 200 रुपया भी लिया जा रहा है। अच्छा, अब ये इलीगल पार्किंग स्टैंड्स, ये एक अलग इशू हो गया। अब जगह जगह पार्किंग स्टैंड्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट में आप हॉल रोड पे चले जाएं और पैदल गुजरने की जगह नहीं मिलती। अच्छा, दूसरा इलीगल पार्किंग पे दोबारा से वापस आ जाते हैं। कहते हैं जी कि इतना बड़ा माफिया है, उसने इतने पंजे गाड़ लिए हुए हैं कि इसको पकड़ना नामुमकिन है, या कोई भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। डॉन को पकड़ना तो शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन इनको पकड़ना जो है ना वो नामुमकिन है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक चेन बनी होती है। सही, ठीक है ना। अच्छा, मैं चूँकि बहुत सारे सरकारी महकमों की मैं करता रहा हूँ रिपोर्टिंग। अच्छा, कहीं पर कोई एक आध, कोई इक्का दुक्का, कोई भूले भटके, कोई ईमानदार बंदा आ जाता है ना, तो पूरा दफ्तर डिस्टर्ब नज़र आने लगता है। और मैंने कहा क्या हुआ? कहा यार वो सीट दे होते हो ख्वाजा साहब आ गए। अच्छा, देखो यार सारा मामला डिस्टर्ब करता है। और 2 महीने बाद ख्वाजा साहब वहाँ से गायब हो गए। ठीक है ना। तो ये माफिया जो है ना, पार्किंग माफिया, इसको बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि उसको सरकार ने कहा हो कि भाई आपने इतने पैसे से ज़्यादा नहीं लेने और वो ज़्यादा पैसे ले, और हर जगह पे ओवर चार्जिंग होती है। मैंने हॉस्पिटल्स का आपको बताया, आप अभी चले जाएं म्यू हॉस्पिटल, आप जब गाड़ी है ना पार्किंग को आपको पर्ची देंगे छोटी सी, अरे उस पे जो लिखा होगा ना 30 या 30 रुपए है मेरा ख्याल कार का, उसके ऊपर वो काट के ना तो उसको 50 लिखा होगा। ये श्रीहन दिन दिहाड़े डाका हमारी जेबों और वो मानते भी नहीं। आप अगर उनको कन्फ्रंट भी करते हैं तो वो नहीं मानते। उसकी वजह सिंपल, बहुत आसान, कि जिसने हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है हुकूमत, जब वो खुद डाके डालने पे आ जाती है ना तो आप इंडिविजुअल्स को नहीं रोक सकते। तो फिर ये ऐसे चलता रहेगा। आप सुई गैस की मद में देखें, क्या हमारी जेबों पे डाका नहीं डाल रहा? बिजली की मद में देखें, अल्लाह मतलब जुल्म की इंतहा है कि 200 यूनिट तक आपका अगर बिल रहे तो शायद आपका बिल सपोज कर लेते हैं कि 3000 है, 6000 आएगा। ठीक है, 201 हो गया तो वो 12000 से क्रॉस कर जाएगा।
और फिर सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, आइंदा 6 माह के लिए आपको वो एक्स्ट्रा बिल चार्ज होता है। यूनिट से आप बाहर आ जाते हैं। इसका सीधा और साफ मतलब है कि ये हमारी जेबों पर जब हुकूमत डाका डालेगी तो इंडिविजुअल्स क्यों नहीं डालेंगे। मैं एक और अब छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। हेलमेट की कितनी पाबंदी है, नंबर प्लेट्स की कितनी। आप मेरे साथ शिमला पहाड़ी चौक पे चले जाएं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है इधर पीछे। हाँ जी। आपको 70% पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट के नजर आएंगे, बगैर नंबर प्लेट के नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने खुद देखा है। और वो बड़े लेवल के नहीं, स्पाई लेवल के, हवालदार लेवल के, बगैर हेलमेट के, बगैर नंबर प्लेट के नजर आएंगे। मैंने तो कभी इवन दो के वकील भी एडवोकेट्स हैं, बाकी सारे भी लोग हैं, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। तो ये जाहिर करता है कि अब हमारे यहाँ पर सिर्फ ताकत का एक ऐसा राज नाफिज हो गया कि जिसके पास पावर है वो फिर दिखा रहा होता है। तो पार्किंग माफिया के हाथ में पावर है, वो ऑन स्पॉट ड्यूटी अफसर होते हैं। तो फिर ये जो तहरीक के इल्तवा जो ईवान में पेश की गई, फिर इसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा एक आम आदमी को? अगर इस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, अच्छा, और कुछ संजीदगी देखने में आई, अच्छा, तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। क्योंकि अब जब ये तहरीक पर बहस वगैरह होगी, तो ऑब्वियसली पार्किंग कंपनी के ओहदेदारान को भी बुलाया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि हाँ जी बताएं आप क्या कर रहे हैं। वो बताएंगे जी हमने हमारे लाहौर पार्किंग कंपनी के इतने स्टैंड्स हैं पूरे लाहौर में, हम इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे आगे दे रहे हैं। तो चीज़ें शायद कुछ सामने बेहतर हो जाएं। लेकिन ये हम कहें कि बहुत ज़्यादा बेहतरी इससे कोई आ जाएगी, तो इसकी कम से कम फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है, नहीं की जा सकती। फ़िलहाल उम्मीद नहीं की जा सकती। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये किस तरह कर रहे हैं, कितने अरब रुपए, कितने करोड़ रुपए के नादहिंदा हो गए हैं, और किस तरीक़ाकार से ये काम कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ पे बैठ के इस सारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन इसको लुक आफ्टर करता है, कौन इसकी ऑक्शन करता है, कहाँ पे इसकी बिड होती। कम से कम मुझे तो नहीं पता, अगर करते होंगे तो मैं अपनी लाइलमी पर माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मैंने नहीं अभी तक मतलब को बहुत ज़्यादा कोई हुआ ही नहीं होगा ना, इसलिए पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। हाँ। कहाँ पे होता है, कौन करता है, कैसे, इनका क्या तरीकाकार है। सो ये सूरत हाल है। तो इसलिए अंडर द कार्पेट सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब मोस्टली चीज़ें तो अंडर अपॉइंटमेंट्स भी अंडर द कार्पेट हो जाती हैं, पता भी नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करके। तो मैंने यही आपसे कहा है कि हमने मतलब बड़ी मेहनत से मेरिट को कत्ल करके अदलो इंसाफ को धक्का देकर ये सारा नाम कमाया है। तो अब ये इस पर हमें स्टैंड करना नहीं चाहिए। तो फिर हम ये नहीं समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जनाब फिर जिस तरह गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारा आलूदा होता जा रहा है, हर चीज़ माहौल ख़राब होता जा रहा है, तो फिर हम इसके ऊपर कह लें कि चुप साध लें और सर नीचे झुकाकर अपना हाँ, जिस चीज़ में बिजी है हम वो करते जाएं। अब अगर हम चुप साधेंगे या सर झुकाएंगे तो पहले हमने नहीं झुकाया हुआ है, अब पहले भी झुकाया ही हुआ है ना, तो फिर और सही कोई बात नहीं। सर झुका के जीना है तो फिर जी तो रहे ही हम। अब जिस फिजा में हम ये आ जाके एक वो एक बड़ा होता था, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है, हाँ। दाल 10 हाँ शहर लाहौर किन्ने बूहे थे किन्नियां बारियां ने। हाँ जी, अब तो मुझे लगता है कि जो हाल हो गया है लाहौर का, अब तो किसी को नहीं रही है मोहब्बत। तो वो अब जो आज जिनको है लाहौर से मोहब्बत आ जाएं, फिर आप आके देख लें जो अब जिनको लाहौर से मोहब्बत है ना, उनकी जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, 4-4 5-5 साल 7-7 साल कम होती जा रही है, 7 साल कम होती जा रही है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि बच्चों का क्या हाल होता है। और दूसरी बात मैं क्या करने लगा था, हाँ आ जाके ये एक रह गई थी साफ फिजा के, चलो इसमें कुछ हम सांस ले लेते थे, बाग में चले जाते थे, पार्क में चले जाते थे। अब वो भी किस्सा तमाम हुआ। ये है हमारी कारकर्दगी हर मामले में। और इस सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तमाम बर्बादी के ज़िम्मेदार खुद सरकारी इदारे हैं, मैं और आप नहीं हैं। तो वो कहते तो अवाम की जिम्मेदारी है नहीं, देखें ना, ये जो सरकारी इदारे जो है वो अवाम पे डाल देते हैं, हुकूमत के ओहदेदारान अवाम पे डाल देते हैं। ये जो बेहंगम सोसाइटियां बनाई हैं, मैंने बनाई कि आपने बनाई हैं? ये अदारों ने जो हमने दरख्त काट के लाइनें लगा दी हैं, बार लगा दी हैं दरख्तों के, वो मैंने काटे कि आपने काटे? भाई सरकार तो होती हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने। और मेरे घर के सामने इलीगल प्लाजा बनाया, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये इलीगल है। वो 2-4-5 दिन सील रहा, उसके बाद उन्होंने बना लिया। ये तो
ठीक है, अब मैं साहब का नाम लूँ तो फिर वो एक गलगला मचेगा कि किन से जाके वो मिले और किस तरह उन्होंने ये सारा वो सिलसिला अंदर खाते बनाया ना। सबको पता है सुहेल साहब के क्या हो रहा है पीछे। ठीक है ना। हाँ। अब वो साहब जब रिटायर होंगे तो फिर उनका हुलिया कुछ और होगा, फिर वो लोगों को वो करेंगे कि नहीं देखें, ईमानदारी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो इनके हाल देखो इनके। अब इस पर मेरे पास तो जो है ना स्वाय दिल के फफोले फोलने के और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत इंटरनली इन सरकारी महकमों को भी देखा है, इनके तर्ज़ अमल को भी देखा है, ब्यूरोक्रेसी के रवैये को भी देखा है, सियासतदानों से भी मुलाकात रहती हैं, उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है वो भी हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए ना मेरे तो जब भी मैं बात करता हूँ ना तो मेरे दिल से कुछ इसी तरह की वो। और दूसरा आपने वो सारा एक ट्रांजिशन होते हुए भी सारी चीज़ें देखी है ना, पहले किस तरह का लाहौर था और अब किस तरह का लाहौर बनता जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर कह लें कि दिल को दुख होता है। ये जो हमारी जनरेशन है इसको कहा जाता है जनरेशन एक्स। जी जी। यानी इसने बैलगाड़ी से लेकर बैलगाड़ी के सफ़र से और लालटेन से लेकर जो मार्क्स है उसको वो क्या गाड़ी का नाम था वो जो मरीख पर नासा ने पिछले दिनों ना वो ये सारा सफ़र देखा है। यानी तारीख़ इंसानी में इतनी तब्दीलियाँ कभी नहीं हुई जितनी तब्दीलियाँ इन 50-60 सालों में हुई हैं। तो वो हमने सारी अपने उस से देखी हैं। हमने लाहौर पुराना लाहौर भी देखा है जहाँ तांगे चलते थे, मेले ठेले होते थे, नया लाहौर अब इस तरह का लाहौर भी देख रहे हैं। और जब मैं अपने बच्चों को पुराने बचपन के अपनी वो सुनाता हूँ तो बड़े हैरान होते हैं। वो लिटरली वो कहते हैं इसका मतलब है कि बचपन तो आपका हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं। हम तो आ जाते हैं कॉलेज से या ऑफिस से घर में, मतलब मोबाइल पे बैठ गए या इधर थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, तो बचपन तो आपका होता था। तो अब वो एक बस एक नॉस्टैल्जिया सा है कि वो याद आता रहता है कि यार ये। और अब तो तब तो फ़ज़ा भी बड़ी खूबसूरत खुशगवार होती होगी। मैं आपको बताऊं 1000 मरतबा मैं ये बात कह चुका हूं कि उस वक्त कोई एसी उसी तो होते नहीं, तो छत पे सोने का रिवाज होता था। दर्जनों मरतबा मेरी आंख तोते, हुदहुद, बुलबुल ये मंडीर पर ऐसे लाइन में बैठे होते हैं, लाइन में बैठे होते थे। क्या खूबसूरत मनाज़र और दर्जनों मरतबा मेरी आंख उनकी आवाज़ों की वजह से। तब भी ये गाड़ियाँ इतनी ही थी? नहीं 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 तब नहीं थी। नहीं तब तो बाइक्स भी इतनी नहीं थी, साइकिल था और तांगा था। ओके, तब लोग तांगे पे तांगा ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तांगा कहा जाता था। ये इसकी वजह ये है कि चूंकि लाहौर का डायग्राम बहुत, अब आप साइकिल पे तो जल्लो से ठोकर न्याज बेग नहीं जा सकते ना, आपको कम से कम बाइक तो चाहिए। तो तब तो वो थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब आपका स्कूल जो है अब इतनी ज्यादा आबादी भी नहीं थी ना, यानी अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा स्कूल 2-3 किलोमीटर के फासले पे ज़्यादा से ज़्यादा अब तांगे पे चले गए, और बेशुमार बच्चे पैदल आया करते थे, उनके पास न साइकिल न तांगे को सहूलत थी। तो ये सारी चीजें थी। आप भी नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे इस वक्त बात करते हुए। तो ये सारा जनाब लाहौर का अहवाल था कि किस तरह ट्रैफिक के बाइस हमारा लाहौर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड होता जा रहा है, इलीगल पार्किंग स्टैंड्स, और सिर्फ इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हम किस तरह सफ़र कर रहे हैं। आवाम ही सफ़र करी और तो कोई भी सफ़र नहीं कर रहा। तो उस हवाले से हम बात करते हैं। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।